नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने आपको बताया था कि हम लोग पेट की तैयारी करना शुरू करेंगे, जिसमें सबसे पहले आज हम लोग इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। और इतिहास में जो सबसे पहला आपका चैप्टर दिया है सिंधु घाटी सभ्यता, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल की अगर बात करें तो 2500 ईसा पूर्व से 750 ईसा पूर्व तक। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ईसा पूर्व क्या होता है, तो मैं आपको बताऊं पहले कि देखो यहाँ पे मान लो ये एक है, तो एक में हम कह सकते हैं ईसा मसीह का जन्म हुआ। ईसा मसीह का जन्म, तो एक के पहले जितना इसे पीछे वाले भाग में जाओगे उसे बोला जाएगा ईसा पूर्व। और ईसा मसीह के जन्म के बाद जितना शासन काल आएगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा ईसवी। ये ईसा पूर्व, वो ईसवी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अब जैसे एक था, उसके बाद में यहाँ पे 100 आ जाएगा, 200 आ जाएगा, 300 आ जाएगा, इसी तरीके से 500, 800। इसके बाद में आजकल क्या चल रहा है? 2000 चल रहा है। और 2000 में क्या चल रहा है? 2022 चल रहा है। अब इधर इसी तरीके से अगर हम बैक में जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 500, फिर 400, फिर 300, फिर 200, फिर 100। एक टाइम आएगा 2, उसके बाद में 0 को नहीं आता, फिर सीधे 1 आएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जितना ही हम ईसा मसीह के जन्म के पीछे जाएंगे उसमें हम कहेंगे ईसा पूर्व, और ईसा मसीह के जन्म के आगे की बात करेंगे तो वो हो जाएगा ईसवी। जैसे मान लीजिए आपका जन्म हुआ है 500 ईसा पूर्व में। आपका जन्म कब हुआ है? 500 ईसा पूर्व में जन्म हुआ है। और आपकी मृत्यु जो है 412 ईसा पूर्व हो गई। तो इसका मतलब आप लगभग में 88 साल जिए। और यही अगर हम ईसा मसीह के जन्म के बाद वाले शासन पीरियड की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी का जन्म जो है या आपका जन्म 500 ईस्वी में हुआ है तो आपकी मृत्यु जो है कब होगी? तो 588 ईस्वी में होगी। तो ये क्या होता है? ईसा मसीह के जितना ही जन्म के पिछले वाला आएगा वो बैक में चलता है। जब 500 है तो इधर 412 और आएगा, 411, 410। लेकिन ईसा मसीह के बाद वाला जितना ईस्वी वाला आएगा वो आगे बढ़ते हुए क्रम में आएगा। तो इसमें आरोही अवरोही कह सकते हो। तो देखो क्या है, इसमें 500 है, इधर 588 हो गया, इधर 500 था, इधर 412 हो गया, क्योंकि ये ईसा पूर्व था और यहाँ पे ये ईसवी है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि जितना भी ईसा पूर्व आया तो समझो ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात कर रहे हैं। और उसमें हमेशा क्या कर रहेगा? बड़े से छोटे की ओर, मतलब 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। चलो ठीक, बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिया है। जैसे कि सबसे पहले कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। तो अगर पूछा है सिंधु घाटी सभ्यता किसने कहा है, तो रफीक मुगल ने कहा है। सिंधु घाटी किसने कहा है? अरे सिंधु सभ्यता, तो सिंधु सभ्यता कहा है मार्शल ने, मार्शल। और अगर बात करें वर्तमान में तो इसे हड़प्पा कहा जाता है, हड़प्पा। तो हड़प्पा स्थल या हड़प्पा सभ्यता, तो ये कौन है? वर्तमान नाम है, वर्तमान नाम। तो इस तरीके से अलग अलग लोगों ने इस सभ्यता को अलग अलग नाम से जाना है। अब हम लोग बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, कैसे इसके बारे में पता चला है। तो देखो क्या होता है, 1921 के पहले, 1921 ईस्वी के पहले ये सभी को पता था कि जो है सिंधु घाटी सभ्यता कुछ है ही नहीं। इसके पहले कोई थी व्यवस्था, तो कौन थी सभ्यता थी? तो वैदिक सभ्यता। 1921 के पहले या 1921 के पहले तक यही पता था कि सबसे पहली कोई अगर सभ्यता हुई होगी वो वैदिक सभ्यता हुई होगी, और इसमें जो है ग्रामीण लोग रहे होंगे, तो इसलिए इसे ग्रामीण सभ्यता भी कहा जा सकता है। परंतु जैसे ही 1921 में दयाराम साहनी ने क्या किया, हड़प्पा नामक स्थल की खोज कर दी, तो पता चला अच्छा वैदिक सभ्यता से भी पहले कोई सभ्यता थी और उसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। तो हम लोग अब बात करेंगे किस प्रकार से इसकी खोज हुई, क्या क्या कारण रहे, क्या हुआ। तो देखो 1526 का समय है, 1526 ईस्वी। 1526 ईस्वी में सबसे पहले जो इन स्थलों को खोजने का प्रयास चार्ल्स मेसन ने किया। चार्ल्स मेसन ने स्थल खोजने का प्रयास किया।
लेकिन ये अपनी कह सकते हो ये अपनी सफलता में ज़्यादा या अपनी खोज में ज़्यादा सफल नहीं हो पाए। इसके बाद में क्या हुआ, 1853 की बात है। 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, बंबई से थाने के बीच लगभग में 32 किलोमीटर ट्रेन चलवाई। तो इसके लिए क्या हुआ, कराची वाले क्षेत्र में पटरियों को बिछाने के लिए क्या किया जा रहा था, खुदाई कार्य शुरू हो रहा था। अब खुदाई में क्या हुआ, उन्हें ईंटें मिली। तो लॉर्ड डलहौजी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पूछा जाता है कि ये ट्रेन वाले पटरियां बिछाने का कार्य किसको दिया था, तो बर्टन बंधु को दिया गया था। बर्टन बंधु, इन लोगों ने इन ईंटों को एकत्रित किया, लेकिन ज़्यादा उसमें ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन फिर क्या हुआ है, बात ही ज़्यादा दिन तक तो छिपेगी नहीं। तो क्या होता है, 1856 में अच्छा, अगर पूछ लिया जाए ट्रेन कौन सी चलाई गई थी, तो ब्लैक ब्यूटी नामक ट्रेन चलवाई गई थी। अब क्या हुआ, 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने खोज करना शुरू किया। अलेक्जेंडर कनिंघम इन स्थानों पे पहुंचे कराची वाले क्षेत्र में, और वहां पे इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, खोज करना शुरू कर दिया। इसीलिए अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्ववेत्ता का या पुरातत्व संरक्षण का माना जाता है। तो लिखो, कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। कनिंघम या अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। यहाँ से फिर खुदाई वगैरह शुरू हो जाती है। अब क्या था, कनिंघम जो है पहुँचे, उस समय जो वर्तमान जो गवर्नर थे जिनका नाम था लॉर्ड कैनिंग के पास गए, कहा कि हमें जो है कराची वाले क्षेत्र में कुछ ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, हम जो है खोज करना चाहते हैं कि वहाँ पे है क्या। लॉर्ड कैनिंग ने कहा ठीक है, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं आपको इन फालतू कामों के लिए दूं, लेकिन मैं ये कर सकता हूं कि जितने भी वहाँ पे चीज़ें आप खोजना उनको यहाँ पे रखवा देना। तो इसके चलते इन्होंने क्या किया था, लॉर्ड कैनिंग ने एक भारतीय संग्रहालय की स्थापना की। क्यों स्थापना की, कहा कि जितने भी वहाँ पे चीज़ें मिलें उसको इस संग्रहालय में रखवाते जाना। अब क्या होता है, इसमें जो कह सकते हो ये अलेक्जेंडर कनिंघम थे, ये अपने पास से इतना पैसा कहाँ लगाते, क्योंकि खुदाई में खर्चा आता है, मशीनें आएंगी, लेबर लगेंगे, तो इतना उनके पास पैसा नहीं था, इसलिए खुदाई हुई नहीं। लेकिन एक आता है कह सकते हो स्वर्णकाल आ गया इसके लिए। तो 1899 से 1905 के मध्य में एक गवर्नर बनकर आता है लॉर्ड कर्जन। ये खुद एक पुरातत्ववेत्ता था। ये खुद एक पुरातत्ववेत्ता था। इसको एक संज्ञान में जब बात आई कि कराची वाले क्षेत्र में ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, इसने कहा हम जो है खोज करवाएंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा है उसके बारे में रिपीट कर देते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमने ये बताया कि 1826 में चार्ल्स मेसन ने सबसे पहले स्थल खोजने का प्रयास किया, लेकिन ये ज़्यादा सफल नहीं हुए। उसके बाद में 1853 में सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, बंबई से थाने के बीच में लगभग में 32 किलोमीटर ट्रेन चलवाई, ब्लैक ब्यूटी नामक ट्रेन, और ये काम दिया गया था बर्टन बंधु को। वहाँ पे कराची वाले क्षेत्र में जब खुदाई हो रही थी ईंटों की पटरियाँ बिछाने के लिए, तो वहाँ पे साक्ष्य मिले कुछ ईंटों के। इसके चलते क्या हुआ, यहाँ पे गए अलेक्जेंडर कनिंघम, उन्होंने वहाँ पे खोज करना शुरू कर दिया। इसीलिए अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्ववेत्ता कहा जाता है, भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। आगे क्या होता है, ये कनिंघम पहुंचे लॉर्ड कैनिंग पास, जो वर्तमान उस समय गवर्नर थे। उनसे कहा कि हम जो है कराची वाले क्षेत्र में खोज करना चाहते हैं। लेकिन क्या हुआ कि इन्होंने कहा ठीक, हम जो है तुम्हारे लिए
एक व्यवस्था करा सकते हैं हम, संग्रहालय की व्यवस्था करा सकते हैं कि जितने भी वहाँ साक्ष्य निकले आप संग्रहालय में रखवा दीजिए। बाकी मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं इन फालतू कामों में व्यय करूँ। इसके चलते फिर क्या होता है, इन्होंने कुछ काम नहीं किया। उसके बाद में एक टाइम आता है 1899 से 1905 के बीच में लॉर्ड कर्जन भारत का गवर्नर बनकर आता है और उसने क्या किया, इनको कामों को या इन जो साक्ष्य मिले थे उस पर काम आगे बढ़ाया। तो अब आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या हुआ। आप सब जब कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे तो ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। अब क्या होता है, लॉर्ड कर्जन क्या करता है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना करता है। विभाग की स्थापना पूछा जाएगा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसने की, तो हम कहेंगे लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड कर्जन। अब इसने स्थापना कर दी तो इसका कोई, इस विभाग का कोई ना कोई अध्यक्ष बनेगा या चेयरमैन बनेगा। तो इस विभाग का जो चेयरमैन बना या अध्यक्ष बना वो बना मार्शल या जॉन मार्शल कह सकते हो, जॉन मार्शल। अब जॉन मार्शल को पूरा कार्यभार दे दिया गया कि आप जो है उस वाले क्षेत्र में खुदाई करवाइए। जॉन मार्शल ने क्या किया, 2 टीमें गठित की, 2 टीमें गठित की। फर्स्ट टीम का जो है अध्यक्ष दयाराम साहनी को बनाया और दूसरे टीम का अध्यक्ष या प्रमुख कह सकते हो राखल दास बनर्जी को बनाया, राखल दास बनर्जी को बनाया। क्या हुआ, लॉर्ड कर्जन ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की जिसका अध्यक्ष जॉन मार्शल को बनाया और पूरी जिम्मेदारी दी थी। जॉन मार्शल ने 2 टीमें गठित कर दी। प्रथम टीम का जो है प्रमुख जो बनाया दयाराम साहनी को और द्वितीय टीम का प्रमुख बनाया राखलदास बनर्जी को। अब ये लोग क्या करना शुरू कर दिया, इन लोगों ने वहाँ पे जो कराची वाला क्षेत्र है वहाँ पे इन्होंने अपना खोज करना शुरू कर दिया। इसके पहले मैं आपको एक चीज़ याद रखना है कि पूछा जाता है जब खोज नहीं हुई थी उसके पहले क्षेत्रफल क्या था या उस समय क्षेत्रफल क्या था इसका, सिंधु घाटी सभ्यता का, तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। इतने में उस समय सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में धीरे धीरे खुदाई होती गई, अलग अलग स्थानों पे स्थल मिलते गए। पहले वो कह सकते हो ये पाकिस्तान वाले क्षेत्र मिल रहे थे, फिर लोथल भारत वाले क्षेत्रों में मिलने लगे, लोथल हो गया, कालीबंगा हो गया, इन क्षेत्रों में। तो कुल मिला के वर्तमान में लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर में ये पूरे स्थल मिले हैं। ये तो बात हो गई इसके क्षेत्रफल की बात। अब क्या हुआ, दयाराम साहनी ने और राखलदास बनर्जी ने अपनी अध्यक्षता में खुदाई कराना शुरू कर दिया और आखिरकार दयाराम साहनी को 1921 में क्या हुआ, हड़प्पा नामक स्थल, तो क्या हुआ, दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा नामक स्थल की खोज की। इसके अलावा अगले ही साल 1922 में क्या हुआ, राखलदास बनर्जी ने मोहन जोदड़ो नामक स्थल की खोज की। तब से ये पता चल गया कि अच्छा, वैदिक सभ्यता से पहले कोई एक और सभ्यता थी। वो कौन सी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता। अब देखो, सिंधु घाटी सभ्यता अगर पूछा जाए कैसी सभ्यता थी तो ये एक शहरी सभ्यता थी, शहरी सभ्यता। अब बहुत से इतिहासकार या पुरातत्ववेत्ता एक बात कहते हैं, उनका कहना है कि आप ये समझो कि ये एक शहरी सभ्यता है और जो वैदिक सभ्यता है वो एक ग्रामीण सभ्यता है। तो ये कैसे हो गया, पहले कोई गांव बनता है वो धीरे धीरे डेवलप होकर शहर में बदल जाता है। ये कैसे होता कि पहले कोई शहर हो, थोड़े दिन बाद धीरे धीरे अब गाँव हो गया। मतलब कह सकते हो ये तो है शहरी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। और जो वैदिक सभ्यता है वो ग्रामीण सभ्यता है। कहा कि ये जो है सभ्यता जो कैसी है, शहरी है, उसके बाद में ग्रामीण वाले आ गए, तो इसका मतलब ये कुछ गलत है। इसलिए आप क्या करें, जो इतिहासकार कहते हैं भैया कि जो है सिंधु घाटी सभ्यता पहले, तो आपको भी वही मानना पड़ेगा और पेपर में भी वही माना जाएगा।
अब आगे बात हम लोग करते हैं कि इनके स्थल कहाँ है। सबसे पूर्वी स्थल पूछा जाता है, सबसे पश्चिमी स्थल पूछा जाता है, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल, पूर्वी स्थल, इस तरीके से। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी स्थल, इसी तरीके से पश्चिमी स्थल, उत्तरी स्थल और दक्षिणी स्थल। अगर हम लोग पूर्वी की बात करें तो आलमगीरपुर। इसी तरीके से अगर पश्चिमी की बात करें तो सुतका गंडोर। इसी तरीके से अगर उत्तरी की बात करें तो मांडा, और दक्षिणी की बात करें तो दैमाबाद। कभी कभी इनके नदियों के पूछा जाएगा कि आलमगीर स्थल जो मिला है वो किस नदी के किनारे था, तो हम बात करेंगे हिंडन नदी के किनारे। इसी तरीके सुतका गंडोर वो दास्क नदी के किनारे, दास्क नदी। उत्तरी मांडा कहाँ है तो चिनाब नदी के किनारे। और इसके बाद में अगर दैमाबाद की बात करें तो प्रवरा, या हम कह सकते गोदावरी या प्रवरा नदी के किनारे, क्योंकि गोदावरी की सहायक नदी है प्रवरा नदी, उसके किनारे। आगे हम बात करें, अगर इसकी चित्र अगर हम बना लेते हैं, ये आपका भारत का मैप है। अब आप समझें, यहाँ पे है उत्तरी बिंदु, ये सबसे है दक्षिणी बिंदु, यहाँ पे है पूर्वी बिंदु, और इसी तरीके से ये है, ये पश्चिमी बिंदु, ये पूर्वी बिंदु। इसको अगर हम मिलाएं इस तरीके से तो हम कह सकते हैं ये एक इसकी आकृति कैसी होगी, त्रिभुजाकार। तो पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति कैसी है, तो आकृति होगी त्रिभुजाकार। यही है, यहाँ पे तुम्हारा सबसे पूर्वी बिंदु, ये उत्तरी बिंदु, ये दक्षिणी बिंदु और ये पश्चिमी बिंदु। अब बात आती है कि पूछा जाता है उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई 1400 किलोमीटर, और यही अगर हम बात करें पूर्व से पश्चिम की लंबाई तो हो जाएगा 1600 किलोमीटर। ये कैसी सभ्यता है, तो यह एक शहरी सभ्यता है और कांस्य युगीन सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता। यह एक कांस्य युगीन सभ्यता है। फिर मैं इसको एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, सबसे पश्चिमी स्थल सुतका गंडोर दास्क नदी के किनारे, उत्तरी स्थल मांडा चिनाब नदी के किनारे, और दक्षिणी स्थल दैमाबाद गोदावरी की नदी के किनारे, और कह सकते हो गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा नदी के किनारे है। इसकी आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार है। इसकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई 1400 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की लंबाई 1600 किलोमीटर है। आप सब इसको नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि कौन से स्थल किस नदी के किनारे पाए गए हैं और किसने इनकी खोज की है। तो सारणी के माध्यम से पढ़ेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। अब हम लोग इसकी सारणी बनाएंगे, तो एक तरफ आप लिख लें स्थल, एक तरफ नदी, एक तरफ वर्ष और एक तरफ खोजकर्ता। इस तरीके से 4 कॉलम बनेंगे। स्थल में बात करें तो पहला हम लिखेंगे हड़प्पा, किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे। कब खोज की गई, 1921 में, और किसने की, दयाराम साहनी ने। इसी तरीके से अगर हम बात करें मोहनजोदड़ो की, तो ये किस नदी के किनारे है, तो सिंधु नदी के किनारे है। 1922 में खोज की गई। किसने की, तो राखल दास बनर्जी ने की। तो मैंने अभी तक 2 पढ़े हैं। पहला हड़प्पा, तो हड़प्पा की बात करें तो रावी नदी के किनारे, वर्ष 1921, और इसके बाद में अगर हम बात करें किसने खोज की है, तो दयाराम साहनी ने। इसी तरह के स्थल की बात करें तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे,
और इसकी खोज किसने की है? तो राखलदास बनर्जी ने। इसके बाद में हम लोग कहेंगे चहूदड़ो। चहूदड़ो, चहूदड़ो की बात करें तो ये किस नदी के किनारे है? तो ये भी सिंधु नदी के किनारे है। इसकी खोज 1931 में की गई। 1931 किसने की? तो M.G. मजूमदार। M.G. मजूमदार ने जो है चहूदड़ो की खोज की। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें तो कालीबंगा। कालीबंगा किस नदी के किनारे है? तो घग्घर नदी के किनारे। किस वर्ष? तो 1953 में। किसने की? तो अरविंद घोष ने की। इसके अलावा आगे हम बात करें तो लोथल कब? तो किस नदी के किनारे? तो भगवा नदी के किनारे। किस वर्ष? 1958 में। और अगर पूछा जाए किसने की है तो S.R. राव ने। इसके अलावा अगर एक हम लिख लेंगे राखीगढ़ी। राखीगढ़ी किस नदी के किनारे है? तो सरस्वती नदी के किनारे है। किस वर्ष? तो 1990 में की गई। और किसने की? तो हम कहेंगे रफीक मुगल ने। बस हम इतने ही ये स्थल रखेंगे। वैसे देखा जाए तो बहुत स्थल हैं। आगे अगर हम बात करें बनावली हो गया, कालीबंगा हो गया, इसके अलावा कह सकते हो कोटदीजी हो गया, सुतका गैंडोहर हो गया, मांडा हो गया। तो इनको याद करने की जरूरत नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहूदड़ो, कालीबंगा, लोथल और राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी क्या था? तो ये सबसे बड़ा स्थल था। आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग एक एक स्थल के बारे में, उसकी क्या विशेषताएं हैं, कौन कौन से साक्ष्य कहाँ पाए गए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो ज़्यादा डीपली ना पढ़ते हुए हम लोग थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जानेंगे। जितना हमारे पेट के प्रति जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग कितना इम्पॉर्टेंट है, बस उतना ही हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हड़प्पा की, तो इसमें सबसे पहले आपको लिखना है कि 12 कच्छों का अन्नागार, 12 कच्छों का अन्नागार मिला। इसके अलावा समाधि 37 मिला है, जिसमें 57 मानव कंकाल थे। इसके अलावा स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ या निकला हुआ पौधा, या इसको हम उर्वरकता की देवी की मूर्ति भी कह सकते हैं। इसके अलावा शंख का बना बैल, ये इसमें इम्पॉर्टेंट है कि 12 कच्छों का अन्नागार, समाधि 37, इसके अलावा 57 जो है मानव कंकाल मिले हैं, और बाकी स्त्री के गर्भ से उगता हुआ पौधा, और बाकी इसमें क्या है? शंख का बना बैल। इसके बाद में हम लोग अब बात करेंगे मोहनजोदड़ो की। इसमें थोड़ा ही थोड़ा जानना है, ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है हमें। तो अब आप सब हेडिंग डालें मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, यहां कह सकते हो एक विशाल धन्नागार, एक विशाल स्नानागार, इसके अलावा नटराज की मूर्ति, पशुपतिनाथ की मूर्ति, श्रृंगारदान और स्वास्तिक चिन्ह यहीं से मिला है।
तो ये कुछ हैं मोहनजोदड़ो के प्रमुख स्थल। विशाल धन्नागार, विशाल स्नानागार, इसके अलावा नटराज की मूर्ति, पशुपतिनाथ की मूर्ति, श्रृंगारदान, और एक इसमें और क्या लिख सकते हो, नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट कह सकते हो, ये वो रहे तत्व रहे जो है मोहनजोदड़ो में पाए गए हैं। आगे हम लोग बात करेंगे चहूदड़ो की, तो आप सब हेडिंग डाल लें, चहूदड़ो। अब हम सब बात करेंगे चहूदड़ो। तो हम ये कह सकते हैं चहूदड़ो एकमात्र ग्रामीण स्थल था। देखो वैसे तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये शहरी सभ्यता है, लेकिन इसमें एक ये मात्र स्थल है, कौन सा, चहूदड़ो, जो कैसा है, ग्रामीण स्थल है। और क्या लिख सकते हो इसमें, लिपस्टिक के साथ, लिपस्टिक के साथ, लिपस्टिक के साथ के अलावा चूड़ियों के साथ, चूड़ियों के साथ, इसके अलावा गोल ईंटों के साथ, कच्ची ईंटों के साथ, साक्ष्य, इसके अलावा एक हाथी दांत। तो चहूदड़ों की बात करें तो एकमात्र ग्रामीण स्थल, लिपस्टिक के साथ, चूड़ियों के साथ, गोल ईंटों के साथ, कच्ची ईंटों के साथ, और एक हाथी दांत। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे लोथल की, तो आप सब हेडिंग डाल लें, लोथल। लोथल तो अगर हम इसकी बात करें तो यह वाणिज्यिक राजधानी थी। यहाँ फारस की मुद्राएं पाई गई, फारस की मुद्राएं, और क्या कह सकते हो, घोड़े की अस्थियां, घोड़े की अस्थि। और क्या पाया गया, एक मम्मी का सच, और सबसे इम्पॉर्टेंट चावल के दानों के साक्ष्य। तो इस तरीके से लोथल में क्या क्या चीज़ मिला, तो यह जो है वाणिज्यिक राजधानी थी सिंधु घाटी सभ्यता की, फारस की मुद्राएं मिली, घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य मिले, एक मम्मी का साक्ष्य मिला, और बाकी चावल के दानों के साक्ष्य मिले हैं। अब हम लोग अगली हेडिंग डालेंगे कालीबंगा, तो आप सब हेडिंग डाल लें, कालीबंगा, कालीबंगा। तो सबसे पहले काली मिट्टी से बनी चूड़ियों के साथ, इसके अलावा जुते हुए खेतों के साथ, और क्या है, हल्के साक्ष्य, और हवन कुंड के साक्ष्य। ये बात हुई कालीबंगा की। इसमें काली मिट्टी से बने चूड़ियों के साक्ष्य, जुते हुए खेतों के साक्ष्य, हल्के साक्ष्य, और हवन कुंड के साक्ष्य। तो कुछ ये जो है इम्पॉर्टेंट स्थल हैं। अब इसके बारे में कुछ क्वेश्चन और बनते हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी। तो अगर हम लिपि की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, भाव चित्रात्मक थी। बाकी यह जो है लिपि दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं, बाएं से दाएं
लिखी जाती थी। कहने का मतलब है इस तरीके से लिपि लिखी जाती थी। इस लिपि को गौमूत्री भी बोला जाता था, तो आप लिख सकते हैं गौमूत्री। ब्रुष्टोफेदन भी बोला जाता है और सर्पिल्लाकार भी बोल सकते हैं। आप समझे इसको किसके नाम से जाना जाता था, तो हम कह सकते हैं गौमूत्री लिपि भी कहा जा सकता है, ब्रुष्टोफेदन लिपि भी कहा जा सकता है और चित्रात्मक लिपि भी कहा जा सकता है, भाव चित्रात्मक भी, सर्पिल्लाकार भी कहा जा सकता है और भाव चित्रात्मक भी कहा जा सकता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इसमें कितने सिंबल्स थे, तो सिंबल की बात करें तो लगभग में 64 प्रतीक। और अभी मैंने बताया था, पूछा है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, तो सबसे बड़ा स्थल तो राखीगढ़ी। इसके अलावा अब पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ, तो ज़्यादातर लोगों जो ने माना है, तो जैसे मार्शल ने या अन्य लोगों ने जो माना है वो बाढ़ को माना है कि बाढ़ आई होगी जिसके चलते इस सभ्यता का अंत हो गया है। इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं और पिट के अगर नज़रिए से देखें तो बहुत ज़्यादा मैंने पढ़ा दिया है, इतना बहुत है आपके लिए। धन्यवाद।